वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं, जिसमें टोटल 60 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम हुआ था 22 अगस्त 2021 को NR3 रीजन का। आज जो है 61 से 120 क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल पोलराइजेशन इज द मेजर डिफेक्ट्स। पोलराइजेशन जो होता है हमेशा वोल्टेनिक सेल होता है उसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, व्हिच एक्ट इज यूज टू रेगुलेट इंडियन पावर सेक्टर इन प्रेजेंट डे। ठीक है, तो आपको भी पता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलेट द पावर इन इंडियन पावर सेक्टर में। ठीक है, अब देखो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में क्या क्या चीज़ आता है, जैसे जनरेशन करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पावर ट्रेडिंग करते हैं, मतलब एक्सचेंज ऑफ पावर फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, सब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कैन एक्ट एज एन इन्वर्स ट्रांसड्यूसर। इन्वर्स ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है वैसा ट्रांसड्यूसर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल कौन सा है, यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है क्या करता है, ये कौन सा इफेक्ट यूज़ करता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज़ करता है टू मेजर चेंज इन द प्रेशर, एक्सेलरेशन, टेम्परेचर, स्ट्रेन या फोर्स बाय कन्वर्टिंग देम इनटू एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, तो इसका यूज़ क्यों करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का, इसका यूज़ करते हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का यूज हम क्यों करते हैं, मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए। नेक्स्ट है, द वोल्टेज एट द टू एंड ऑफ द लाइन आर 132 kV एंड इट्स रिएक्टेंस इज 40 ओम। द कैपेसिटी ऑफ द लाइन के बारे में पूछा है। ठीक है, आपको पता है वोल्टेज आपको दिया है, टू एंड मतलब सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेम है, यानी VS और VR का जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज होगा 132 kV है। ठीक है, और आपका रिएक्टेंस दिया हुआ है, रिएक्टेंस मीन्स X = 40 ओम दिया हुआ है। तो कैपेसिटी ऑफ द लाइन पूछा, तो कैपेसिटी P = क्या होता है, P = यहाँ पे लिखता हूँ VS × VR बाई क्या होगा X। तो इसी पे डायरेक्ट पुट कर दो, 132 × 132 बाई X क्या है 40 है। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको 435.6 मेगावाट आएगा। क्या होगा 435.6 मेगावाट। P = VS × VR, सेंडिंग इन वोल्टेज इंटू रिसीविंग इन वोल्टेज बाई रिएक्टेंस। नेक्स्ट है 65, फॉर ए 3-phase सिस्टम कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज in volt of the phase Y if the instantaneous voltage of two phase are +70 and -50 volt respectively। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अगर आपको निकालना है, कोई भी अगर आपका दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप देख लो Y फेज का आपको निकालना है, तो 2 का दिया हुआ, 2 अदर फेजेस का दिया है, तो ये होगा R फेज, ये B फेज होगा। तो ऐसा लिख सकते हैं VR + VY + VB = क्या हो जाएगा 0। R फेज का दिया हुआ +70 VY मुझे निकालना है, और B फेज का -50 है, तो -50 = 0। तो VY = क्या हो जाएगा +70 -50 20, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -20 वोल्ट। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होगा -20 वोल्ट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है, डिटरमाइनिंग द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करेंट which is represented by IT दिया हुआ, if the value of t is 3, यानी टाइम t = 3 पे निकालना है। तो IT निकालना है। IT = आप क्या है, IT = आप क्या रिलेशन दिया हुआ 10 sin, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे जैसे बोल रहा आप वैसे वैसे करते जाओ, आंसर आ जाएगा 15 है। अब देखो t = 3 रख दो, t = 3, तो IT मुझे इंस्टेंटेनियस करंट IT निकालना है, 10 sin 25 × 3, 75 - 15 कितना हो गया 60। sin 60 का मान क्या होता है, sin 60 का मान होता है √3/2। तो 10, 2 से 5 कट गया, 5 √3 का मान कितना होगा, 5 √3 का मान होगा 8.66। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 8.66 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सीरीज RLC सर्किट हैविंग रेसिस्टेंस दिया हुआ, इंडक्टेंस दिया हुआ, ठीक है, और कैपेसिटेंस दिया हुआ। तो क्वालिटी फैक्टर = क्या होता है, पहले आपको R दिया हुआ 30 ओम, L दिया हुआ 27 मिली हेनरी है, तो इसको हेनरी बदलेंगे कि -3 हेनरी,
और कैपेसिटेंस 0.0 मिली फैराड है, 10⁻³ फैराड। ठीक है, सबको लिख लिया। आप देखो क्वालिटी फैक्टर फार्मूला क्या होता है, Q = 1/R√L/C। इसी पे फार्मूला पुट करो, 1/R की जगह 30 हो जाएगा। L क्या है 27 × 10⁻³ और C क्या है 0.03 × 10⁻³। ये कैंसिल हो गया 10⁻³, ये ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा और 3 × 9 तो 1/30 × √900। 900 को रूट से निकालेंगे तो क्या होगा 30/30, क्या हो जाएगा क्वालिटी फैक्टर 1। तो सर्किट इस क्वेश्चन का क्वालिटी फैक्टर क्या होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 कैपेसिटर दिया हुआ 2 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 100 वोल्ट DC सप्लाई, देन एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर विल बी। तो एनर्जी स्टोर कितना करेगा, सपोज करो 2 कैपेसिटर है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। एक कैपेसिटर यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है। किसके अक्रॉस में 100 वोल्ट DC सप्लाई के अक्रॉस में। DC सप्लाई है तो प्लस माइनस इस तरह से कर सकते हैं, एक है 2 माइक्रोफैराड और दूसरा है 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, C1 C2 दिया हुआ था। अगर पहले के केस में देखो वोल्टेज अक्रॉस दोनों के सेम है, दोनों के अक्रॉस में 100 वोल्ट ही है, तो आप डायरेक्ट EC1 पहले के अक्रॉस में कितना एनर्जी स्टोर करेगा, तो हाफ CV² होता है, तो हाफ C की जगह पे क्या है 2, अभी स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ 2 माइक्रोफैराड है तो इसको कर सकते हैं 2 × 10⁻⁻6 फैराड। तो जब इसको करेंगे तो 0.01 जूल आएगा पहला केस में। और दूसरा केस में एनर्जी स्टोर बाय सेकेंड कैपेसिटर हाफ CV², इसमें भी अप्लाई करो तो हाफ C की जगह कितना है 4 माइक्रो है, तो इसको क्या फैराड में लिखेंगे 6 × V², तो 100 का स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो आपको 0.02 जूल आएगा। तो 0.01 जूल और 0.02 जूल, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलवंस थ्योरम किसके लिए, मिलवंस थ्योरम में क्या क्या हम मेजर करते हैं, तो इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स। तो इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स हम लोग मेजर करते हैं किसमें, मिलवंस थ्योरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर C थ्रू ए रेसिस्टर दिया हुआ 1 किलो ओम अप्लाई विथ 50 वोल्ट, वोल्टेज एट द टाइम ऑफ द इट्स टाइम कांस्टेंट। तो T इक्वल टू क्या होता है, अप्लाइड विथ द वोल्टेज एट द टाइम ऑफ इट्स टाइम कांस्टेंट, कितना वोल्टेज होगा। तो देखो R दिया हुआ, रेसिस्टेंस दिया हुआ 1 किलो ओम, पहले लिख लो, कैपेसिटर दिया हुआ 100 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट T इक्वल टू क्या होता है, टाइम कांस्टेंट RC, R1 है इंटू 10⁻³ और C क्या है 100 इंटू 10⁻⁻6 फैराड में कर दिए। तो इसका कितना हो जाएगा, जब इसको करेंगे तो आपका 0.1 आएगा, T टाइम कांस्टेंट 0.1 आ गया। ठीक है, अब देखो मुझे क्या बोला, जो टाइम कांस्टेंट आ रहा है उसके अक्रॉस उसके अनुसार कितना वोल्टेज होगा, तो V 0.1 टाइम कांस्टेंट इक्वल टू 50 e⁻⁻t बाय टाइम कांस्टेंट क्या है T, तो 50 e⁻⁻t क्या है 0.1 बाय कितना हो गया 0.1, यही होगा ना। तो कितना होगा 50 e⁻⁻1, 50 e⁻⁻1 अब 50 बाय e⁻⁻1 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 18.46। ई का मान होता है दोस्तों, इसको 50 बाई ई भी लिख सकते हैं। ई का मान जो होता है लगभग 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2.787 ऐसे कुछ। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 18.46। तो इसका सही आंसर क्या है, यहाँ पे देखो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ 18.46, लेकिन इसका आंसर क्या होगा 18.46 के आसपास होगा इसका सही आंसर, लेकिन अप्रॉक्स में भी नहीं दिया, तो इसका आंसर थोड़ा करना मुश्किल है। बस ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द सेकेंडरी वोल्टेज इन वोल्ट of a potential transformer if the value of system voltage is 11 kV and turn ratio of the potential transformer is 108, then the percentage of voltage error of transformer is 5%। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वोल्टेज एरर दिया हुआ है। ठीक है, वोल्टेज एरर क्या है 5%। तो
ट्रू वोल्टेज कितना है आपका, जो वोल्टेज टोटल वोल्टेज क्या है सिस्टम का 11 kV दिया हुआ है, तो ट्रू वोल्टेज आप निकाल सकते हैं और टर्न रेशियो भी दिया हुआ है आपका, तो यहाँ से आप VT निकाल सकते हैं। ट्रू वोल्टेज VT इक्वल टू कितना है वोल्टेज 11 kV, अब आई कितना है टर्न रेशियो 108, तो 11,000 बाई 108 कितना हो जाएगा 101.85 वोल्ट VT आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज वोल्टेज इरर कितना 5% हो रहा है, इस पर कितना वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज इरर कितना हो जाएगा VT इंटू कितना है 5%, तो VT 0.5% कितना, इरर 5% है तो 5% ऑफ द इरर, तो टोटल कितना होगा 95, तो 0.95, 100 में 5 घटा, इरर 5 है तो 95 होगा, इंटू VT क्या है 101.85। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 96.8 वोल्ट होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा 96.8 वोल्ट। और इरर का आपको पता भी होगा, इरर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर परसेंटेज VE पूछेगा एग्जाम पे वोल्टेज इरर, तो VM मेजरिंग वोल्टेज बाय ट्रू वोल्टेज इनटू क्या करते हैं 100, ठीक है। इस फॉर्मूला पे ही इस क्वेश्चन आधारित है, ठीक है। तो VM इक्वल टू क्या आ जाएगा 96.8। नेक्स्ट है व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर BF9 के बारे में बोला है, ठीक है। तो BF9 को अगर हम हेक्साडेसिमल में लिखें तो कैसे लिखेंगे, BF9 को हेक्साडेसिमल नंबर में आपको लिखना है, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर। तो यहाँ पे इसको अगर आप क्या चीज़ में लिखना है, हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको डेसिमल इक्विवेलेंट में लिखना है, तो B को क्या बोलते हैं 11, F को 15 और 9। अगर आपको हेक्साडेसिमल में लिखना है तो क्या लिखेंगे 11 इंटू 16 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट बचा हुआ, प्लस 15 कितना डिजिट बचा है 1 है तो 1, प्लस क्या है 9 इंटू कितना डिजिट बचा है तो 0 बचा है 0, तो 11 इंटू 256, ठीक है, प्लस 15 इंटू 16 प्लस 9 इंटू 16। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे 3065 आएगा। इस तरह से आप हेक्साडेसिमल नंबर लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। हेक्साडेसिमल को डेसिमल इक्विवेलेंट में लिख सकते हैं। पहले क्या किया BF9 को B को क्या बोलते हैं 11, F को 15 और 9 का 9 है, तो इसको क्या चीज़ में लिखना है मुझे हेक्सा में, ठीक है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बॉयलर एट ए होम स्विच ऑन है, AC मेन सप्लाई 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम, ठीक है। बॉयलर है, इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम का फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, तो क्या होगा 2F होता है, कितना होता है 2F, कितना हो जाएगा 100 हर्ट्ज। देखो जब भी इंस्टेंटेनियस पावर का बोलता है ना, तो आपको हमेशा PT निकालना पड़ता है। PT इक्वल टू क्या होता है VT इंटू IT, इसी VT IT से आपका जो रिलेशन आता है 2F का रिलेशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू फ्रिक्वेंसी, ये बस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जहाँ भी इंस्टेंटेनियस का बात आएगा, इंस्टेंटेनियस पावर का, तो PT इक्वल टू VT IT, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको 2F का रिलेशन आएगा, तो 2F मतलब 2 इंटू F, तो 2 इंटू 50 यानी 100 हर्ट्ज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज आल्सो नोन एज हॉट कैरियर डायोड, हॉट कैरियर डायोड इसमें से किसको हॉट कैरियर डायोड बोलते हैं, तो यहाँ पर हॉट कैरियर डायोड जो है स्कॉटी डायोड, क्या होता है स्कॉटी डायोड के ही हॉट कैरियर डायोड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्री रन एट 2 शिफ्ट ऑफ 12 आवर ईच, ठीक है, एंड व्हिच इट्स कंज्यूम 30 किलोवाट एंड इतना इन ईच शिफ्ट, कैलकुलेट द एनर्जी किलोवाट कंज्यूम बाय द फैक्ट्री पर डे। तो पर डे के अनुसार कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, तो देखो 30 किलोवाट चलता है कितने घंटे 12 घंटे, और 25 किलोवाट कितना घंटा चलता है, ये भी 12 घंटा ही चलेगा, 2 शिफ्ट चलता है और 1 दिन का पूछ रहा है, तो 12 इंटू 30 360, 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा 25 इंटू 12 300, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 660। सिंपल क्वेश्चन है, 660 आपका आंसर हो जाएगा। स्टील प्लांट रन 3 शिफ्ट, ठीक है, 3 शिफ्ट में स्टील प्लांट रन कर रहा है 8 आवर ईच, इन विच कंज्यूम 30 किलोवाट 25 और 15 इन द इस शिफ्ट, कैलकुलेट द एनर्जी। सेम क्वेश्चन है, पर डे का अनुसार पूछ रहा है, तो 30 किलोवाट चल रहा है 8 घंटे के लिए, तो 240 क्या हो जाएगा किलोवाट आवर, ठीक है, किलोवाट इंटू आवर, 8 आवर है। 25 किलोवाट चल रहा है कितना आवर के लिए 8 आवर के लिए, तो 200 किलोवाट आवर, और फिर 15 किलोवाट आवर कितना किलोवाट चल रहा है कितने के लिए 8 आवर के लिए, तो 120 किलोवाट आवर। तो इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 560 किलोवाट आवर।
यानी 560 यूनिट एक दिन में कंज्यूम कर रहा है। तो कितना आंसर होगा 560। नेक्स्ट, ये 4 kVA ट्रांसफार्मर हैज आयरन लॉस दिया हुआ है 200 वाट एंड फुल लोड कॉपर लॉस 200 वाट। द मैक्सिमम इफिशिएंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर विल बी। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम इफिशिएंसी का बात बोला है, ठीक है। तो मैक्सिमम इफिशिएंसी का क्या केस होता है, सपोज करो कि 4 kVA का ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, ठीक है। पीसी दिया हुआ, कोर लॉस कितना है 200 वाट, और कॉपर लॉस पीसीयू कॉपर लॉस या फुल लोड कॉपर लॉस जो भी बोले 200 वाट दिया हुआ है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का रेटिंग दिया हुआ है XTR। ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या है, ट्रांसफार्मर रेटिंग दिया हुआ है 4 kVA मतलब 4000 वोल्ट एम्पियर, ठीक है। अब इफिशिएंसी आपको पता है x इक्वल टू, यहाँ पे मान लेते हैं लोड जो है फुल लोड पे चल रहा है, x इक्वल टू 1। तो आपको पता है जो फॉर्मूला होता है इफिशिएंसी, n इक्वल टू क्या होता है x इंटू kVA इंटू कॉस फाई बाई x kVA कॉस फाई प्लस 2 PC, क्योंकि यहाँ पे कॉपर लॉस और आयरन लॉस सेम है। तो इसी फार्मूला पे हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो x दिया हुआ आपका कितना है 1, kVA आपका दिया हुआ 4000 इंटू पावर फैक्टर 1 दिया हुआ है, x kVA मतलब 1 इंटू 4000, और क्या है कॉस पावर फैक्टर क्या है 1 प्लस 2p मतलब 2 इंटू 2 400 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको करेंगे तो इफिशिएंसी n इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.909। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो 90.9%, क्या होगा 90.9%। बस ये आपको इस फार्मूला से आप बना सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसफार्मर हैज इफिशिएंसी 80% एंड वर्क एट 100 वोल्ट एंड 4 किलोवाट इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज 240 वोल्ट तो फाइंड द प्राइमरी करंट, ठीक है। अब देखो इनपुट पावर दिया हुआ P इनपुट इक्वल टू क्या है 4 किलोवाट, ठीक है। वोल्टेज इनपुट वोल्टेज दिया हुआ 100 वोल्ट। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करो। तो P इनपुट दिया हुआ तो आप यहाँ से इनपुट करंट निकाल सकते हो। P इनपुट इक्वल टू क्या होता है V इनपुट इंटू I इनपुट, इनपुट करंट क्या हो जाएगा I इनपुट इक्वल टू 40 एम्पियर। 40 मतलब 4000 बाय 100 कितना होगा 40 एम्पियर। डायरेक्ट में लिख दिया हूँ। एक बार I इनपुट निकल गया तो आपका जो यही तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कितना निकालना था। I इनपुट निकल गया 40 एम्पियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 40 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसफार्मर हैविंग टर्न रेशियो 1:5 के रेशियो में टर्न रेशियो दिया हुआ एंड रेसिस्टेंस दिया हुआ है 500 ओम इन कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी टर्मिनल। सेकेंडरी टर्मिनल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी। प्राइमरी का रेजिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल फार्मूला है, देखो टर्न रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। N1/N2 ऐसे कर सकते हैं 1:5। तो 1/5 के रेशियो में टर्न रेशियो दिया हुआ, ठीक है। R2 आपको दिया हुआ कितना 500 ओम। तो मुझे निकालना क्या है R1 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो R2 डैश इक्वल टू क्या होगा N1/N2 का फॉर्मूला होता है N1/N2 को होल स्क्वायर इंटू R2। तो N1/N2 क्या हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर इंटू 500। तो 500/25 कितना हो जाएगा 20 ओम। क्या हो जाएगा 20 ओम। तो इसका सही आंसर क्या होगा 20 ओम। R2 डैश का मतलब हो गया रेसिस्टेंस कितना, प्राइमरी साइड से कितना रेसिस्टेंस दिख रहा है सर्किट का 20। क्या हो जाएगा इसका 20 ओम। बस आपको R2 डैश इक्वल टू N1/N2 का होल स्क्वायर इंटू R2, और R2 आपका दिया हुआ N1/N2 दिया हो तो आप यहाँ से R2 डैश निकाल सकते हो। तो यही है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल रहा है किस साइड से प्राइमरी साइड से, तो आपका 20 ओम हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर कैन बी सक्सेसफुली ऑपरेटेड इन पैरेलल। तो जो सक्सेसफुल ऑपरेटेड इन पैरेलल इसमें से कौन होगा, तो डेल्टा स्टार एंड डेल्टा स्टार। क्या होगा डेल्टा स्टार एंड डेल्टा स्टार। जब भी यहाँ पे देखो पैरेलल ऑपरेशन के बारे में बोल रहा है सक्सेसफुली ऑपरेटेड इन पैरेलल, तो पैरेलल ऑपरेशन का कंडीशन आपको बताए थे क्या होता है वोल्टेज रेटिंग सेम होता है। एक बार आप लिख भी सकते हो वोल्टेज रेटिंग क्या होता है सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पोलैरिटी भी सेम होना चाहिए, पोलैरिटी भी सेम होना चाहिए दोनों का। फेज सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए, ये सब कंडीशन है फेज सीक्वेंस।
मस्ट बी सेम। तो ये सब क्या है, पैरेलल ऑपरेशन का कंडीशन है। नेक्स्ट, ए 200 वोल्ट डीसी मशीन सप्लाई 20 एम्पियर, ठीक है, एट 200 वोल्ट एज ए जनरेटर। द आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ 0.5 ओम। इफ द मशीन इज नाउ ऑपरेटेड एज ए मोटर एट ए सेम टर्मिनल वोल्टेज एंड करंट बट द फ्लक्स इंक्रीज बाय 20%, द क्या बोलता है, अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ मोटर स्पीड ऑफ द जनरेटर। मोटर स्पीड टू द जनरेटर स्पीड, दोनों का स्पीड पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि आपका टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ VT डीसी मशीन का, डीसी मशीन बोला, अब मशीन में जनरेटर भी है और मोटर भी है, ठीक है। तो VT क्या है 200 वोल्ट, आर्मेचर करंट 20 एम्पियर और आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या है, टर्मिनल वोल्टेज 200 वोल्ट दिया हुआ है, आर्मेचर करंट IA दिया हुआ है 20 एम्पियर, ठीक है, और रेसिस्टेंस आर्मेचर रेसिस्टेंस दिया हुआ 0.5 ओम, ये लिख लिया, ठीक है। अब देखो पहला केस में क्या है कि मशीन इज नाउ ऑपरेटेड एज ए मोटर, मोटर के केस का अलग है। पहले जनरेटर के केस में, अगर जनरेटर एज ए ऑपरेटेड एज ए जनरेटर केस में क्या होता है, VT प्लस IaRa होता। तो VT आपको 200 प्लस IaRa 20 × 0.5, तो कितना हो जाएगा ये 210 वोल्ट। अब मोटर के केस में, अगर एज ए जो मशीन है कैसा ऑपरेटिंग कर रहा है, एज ए मोटर के केस में, तो मोटर के केस में EM क्या होता है, VT माइनस IaRa। तो VT दिया है 200 माइनस IA आपको पता है 20 × 0.5, तो इसको जब करेंगे तो 190 वोल्ट आ जाएगा। अब आपको रिलेशन से बनाना है, तो आपको पता है कि E = क्या होता है, KA phi × ω1, ओमेगा मतलब स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से आप रिलेशन ऐसे कर सकते हो, E2/E1 = ∅2/∅1 × W2/W1, ठीक है। यहाँ से इस रिलेशन से आप निकाल सकते हो। आपको E2 को, अगर आप मानते हो कि E2 है आपका मोटर का केस, क्योंकि हमको निकालना क्या है, यहाँ पे देख सकते हो मोटर का स्पीड और जनरेटर का स्पीड। तो मोटर को मैं W2 मान लूँ और जनरेटर को W1 मान लिया, ठीक है। तो इसी रिलेशन पर निकालना है। तो मोटर केस में वोल्टेज क्या है, EM 190, और E1 क्या है जनरेटर के केस में 210 = फ्लक्स। पहले केस में क्या हुआ, फाई दिया था जनरेटर केस में, लेकिन मोटर के केस में 20% फ्लक्स में वृद्धि होती है, तो 1.25 हो जाएगा। 20% वृद्धि मतलब 1.25, और ω2/ω1 निकालना ही है। तो ω2/ω1 = 5 कैंसिल हो गया। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 190 × 1.2/210, तो इसका ω2/0.7539 का रेशियो आएगा, ठीक है, 0.7539। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 0.75। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डीसी जनरेटर पर आधारित क्वेश्चन है। डीसी जनरेटर यूज फॉर द वोल्टेज ड्रॉप कंपनसेशन इज नोन एज। तो सीरीज मोटर यूज करते हैं। डीसी जनरेटर यूज फॉर वोल्टेज ड्रॉप कंपनसेशन किसके लिए, सीरीज। क्या होगा इसका आंसर, सीरीज होगा, डीसी सीरीज जनरेटर होगा। इन ए डीसी मशीन टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू। देखो डीसी मशीन के बारे में पूछा, टॉर्क जो होता है क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स × आर्मेचर। तो दोनों पे डिपेंड करता है, तो क्या होगा, फ्लक्स और आर्मेचर करंट दोनों पे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्रोल सिग्नल आर जनरेटेड बाय द टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर इन ऑर्डर टू एक्सेस द ऑफ चिप डिवाइस अपार्ट फ्रॉम द इंटरनल टाइमिंग। इसका क्या कहता है, ALE मतलब होता है एड्रेस लैच इनेबल, ये भी होगा आंसर। PSEN भी होगा और RD और WR भी होगा। तो इसका क्या हो, ऑल ऑफ द एबव सही आंसर होगा। RISC स्टैंड फॉर, RISC किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसका सही आंसर क्या होगा, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, हाउ मेनी बाइट ऑफ बिट एड्रेसेबल मेमोरी इज प्रेजेंट इन 8051 बेस्ड ऑन माइक्रो कंट्रोलर। जो माइक्रो कंट्रोलर होता है 8051 वो 16 बीट्स का होता है, कितना 16 बाइट्स होता है, ठीक है, 16 बाइट्स। और दोस्तों एक और चीज़ है, देखो 8051 के बारे में पूछेगा, 8051 माइक्रो
कंट्रोलर के बारे में जब भी पूछेगा तो इसका जो इंटरनल रैम का डाटा मेमोरी होता है, इंटरनल रैम का डाटा मेमोरी कभी कभी ये भी पूछ देगा, ये होता है आपका लगभग 128 बाइट, ठीक है। और नंबर ऑफ इंटरप्ट्स कितना होता है, इंटरप्ट, नंबर ऑफ इंटरप्ट जो होता है इसमें नंबर ऑफ इंटरप्ट्स 5 होता है, इसको याद रखें। और इनपुट आउटपुट पिन के बारे में पूछता है, इनपुट आउटपुट पिन जो होता है लगभग 32 होता है, ठीक है। और सीरियल पोर्ट कितना होता है, 1 होता है। और टाइमर और कंट्रोलर के बारे में पूछता है, टाइमर एंड कंट्रोलर, टाइमर या काउंटर जो होता है ये कितना होगा, ये भी 2 होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 8051 कंट्रोलर से रिलेटेड जो भी है, रैम डाटा मेमोरी 128 बाइट्स होता है। नंबर ऑफ इंटरप्ट्स कितना होता है इसका, 5 होता है। इनपुट आउटपुट पिन 32 होता है। सीरियल पोर्ट 1 होता है। और टाइमर और काउंटर कितना होता है, 2 होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए ना, हाउ मेनी 16 बिट टाइमर या काउंटर प्रेजेंट इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर, कितना है टाइमर और काउंटर, 2 होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर से अब PGCL में एग्जाम में आने लगा बहुत सारा क्वेश्चन, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेंसर दैट कैन बी यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट सराउंडिंग इट्स विदाउट हैविंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट इज टर्म्ड एज, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, या चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे 4 दिया हुआ है। पहला है प्रेशर रेगुलेट रिड्यूस एंड कंट्रोल फ्लूइड प्रेशर इन कंप्रेसर एयर सिस्टम, ये क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट में ये सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, इल्यूमिनेशन पूछा है। इल्यूमिनेशन क्या होता है, ल्यूमिनियस फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो ल्यूमिनियस फ्लक्स पर यूनिट एरिया को ही इल्यूमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या होती है, लक्स, क्या होती है, लक्स। और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का अगर पूछेगा तो क्या होता है, कैंडेला। कैंडेला क्या होता है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है कैंडेला, कैंडेला। और ल्यूमिनियस फ्लक्स, जैसे ल्यूमिनियस फ्लक्स का क्या यूनिट होता है, इसको बोलते हैं ल्यूमन, ल्यूमेंस, ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ लैम्प ईच हैविंग 300 ल्यूमेंस रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एन एवरेज इल्यूमिनेशन 50 लक्स ऑन ए 4m × 3m रेक्टेंगुलर रूम का एरिया दे दिया है, ठीक है। तो ई दिया हुआ आपका इल्यूमिनेशन कितना है, 50 लक्स ऐसे लिख सकते हैं। और आपका फाई दिया हुआ फ्लक्स कितना है, 300 ल्यूमेंस। और एरिया दिया हुआ दोस्तों, एरिया क्या है, एरिया आपको दिया हुआ 4m × 3m, तो पूरा एरिया क्या हो जाएगा, 12 मीटर स्क्वायर। अब फार्मूला आपको E = क्या होता है, n × π/a। अब देखो E आपको पता है 50 है, 50 रख दिए E की जगह। n आपको क्या निकालना है, फाई कितना है 300 और एरिया कितना है 12, तो n = कितना हो जाएगा 600/300, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, नंबर ऑफ लैम्प कितना रिक्वायरमेंट होगा, नंबर ऑफ लैम्प 2 की रिक्वायरमेंट होगी। और एक लैम्प का दिया हुआ इतना ल्यूमेंस होता है और उस कितना एरिया कवर करता है, एवरेज इल्यूमिनेशन 50 लक्स और 12 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। तो टोटल कितना होना चाहिए लैम्प, तो 2 लैम्प का यूज करेंगे तो पूरा एरिया कवर कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच फैक्टर आर कंसीडर्ड फॉर इल्यूमिनेशन कैलकुलेशन। तो इल्यूमिनेशन कैलकुलेशन के लिए क्या क्या फैक्टर को हम लोग यूज करेंगे, देखो वेस्ट लाइट फैक्टर को भी यूज़ करते हैं, डिफ्रेंशिएशन फैक्टर को भी यूज़ करते हैं और कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन, सारे को यूज़ करते हैं। तो इसलिए क्या होगा, इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव सही आंसर होगा। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम ऑफ द गीजर इज द एग्जाम्पल ऑफ, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है क्या, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम ऑफ गीजर क्या है, क्लोज लूप सिस्टम। नेक्स्ट, इन व्हाट फॉर्म इज सोलर एनर्जी इज रेडिएटेड फ्रॉम द सन, जो सन से जो सोलर एनर्जी हम लोग को मिलता है वो किस फॉर्म में रेडिएट होता है,
तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म के रूप में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। जो दोस्तों सरफेस पे जो हम लोग को सोलर लाइट मिलता है 1 मीटर स्क्वायर पे लगभग 1 किलोवाट एनर्जी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। अर्थ के सरफेस पे अगर 1 मीटर स्क्वायर का सोलर पैनल यूज करेंगे तो 1 किलोवाट एनर्जी उससे मिलेगा, पावर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज सेक्शन 30 ऑफ द चैप्टर 4 ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1956 रेफर्स। तो देखो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से आ रहा है, जो भी एक्ट है 1956 में उस चैप्टर नंबर 4 से, तो उसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा देखा गया कि अब एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक से, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू सर्विस लाइन्स एंड अपार्ट्स ऑन कंज्यूमर प्रीमाइसेस। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लास ऑफ इंसुलेशन हैविंग मैक्सिमम टेम्परेचर विथ ए स्टैंडिंग लिमिट। अब इसमें से सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्लास सी। अब देखो अलग अलग किसका कितना होता है जानना जरूरी है दोस्तों। एक होता है क्लास वाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्लास एक वाई होता है, फिर क्लास ए होता है, फिर ई होता है, बी होता है, एफ होता है, फिर एच होता है, फिर सी होता है। अब देखो क्लास वाई का मैक्सिमम टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस, और ए का जो है 105 डिग्री सेल्सियस, और ई का जो होता है 120 डिग्री सेल्सियस, और बी का होता है 130 डिग्री सेल्सियस, एफ का होता है 155 डिग्री सेल्सियस, एच का होता है 180 डिग्री सेल्सियस, और सी का सबसे ज़्यादा मतलब 180 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, ज़्यादा होगा, 180 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। तो इसका सबसे ज़्यादा किसका पूछ रहा है, तो यहाँ पे आंसर दोस्तों सी होगा, एच नहीं, सी का सबसे ज़्यादा होगा। कितना होगा, सी। 180 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा किसका होगा, सी का। तो यही पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ इंसुलेशन हैविंग मैक्सिमम टेम्परेचर विथ स्टैंडिंग लिमिट। तो यहाँ पे देख सकते हो सी का क्या है, 180 से भी ज़्यादा है, और एच का 180 डिग्री सेल्सियस। और इसका अलग अलग होता है, जैसे क्या होता है क्लास 1 में क्या क्या होता है। क्लास 1 में जैसे जो इंसुलेटिंग मटेरियल हम लोग यूज करते हैं वो होता है आपका सिल्क पेपर, आप लिख सकते हो सिल्क पेपर, ठीक है, कॉटन, ये सब क्लास वाई का है। और ए में जैसे ए का होता है जितने भी टाइप्स के रेसिन्स होते हैं, नेचुरल रेसिन्स, सेलुलोस, ठीक है, वो सब इसके अंदर आता है, किसमें, क्लास ए के अंदर। और क्लास ई के अंदर जितने भी सिंथेटिक रेसिन होते हैं, इनामेल्स, कॉटन, पेपर लेमिनेटेड विथ फॉर्मल्डिहाइड बॉन्डिंग ETC, इसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर रेंज आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोल्स रिक्वायर्ड इन LT लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। LT लाइन डिस्ट्रीब्यूशन में आप जो हम लोग फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो इसका होता है लेंथ बाय स्पेन +1। इसका सही आंसर क्या होगा, L बाई स्पेन, यानी लेंथ बाय स्पेन +1, नंबर ऑफ पोल अगर आपको निकालना हो तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, ये 250 वोल्ट लैंप है, जो टोटल फ्लक्स दिया हुआ है 3000 ल्यूमन एंड टेक्स ए करेंट 0.6 एम्पीयर, कैलकुलेट द ल्यूमन पर वाट। तो ल्यूमन पर वाट तो आप आराम से निकाल सकते हो, क्वेश्चन से ही आपको पता चल रहा है। पावर पहले निकाल लो, P = VI, वोल्टेज आपको दिया हुआ 250 वोल्ट, करंट दिया हुआ 0.6, तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 वाट, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ल्यूमन पर वाट। ल्यूमन दिया हुआ 3000, तो 3000 ल्यूमन दिया हुआ पर वाट मतलब 150, तो कितना हो जाएगा, 20। तो सही आंसर क्या होगा, 20। LVDT यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। LVDT क्यों यूज करते हैं, किसके मेजरमेंट के लिए, तो LVDT जो है हमेशा दोस्तों किसके मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो LVDT क्या है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर है। क्या है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। और क्यों यूज़ करते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल प्रेशर इंडिकेटिंग डिवाइस फ्रॉम द फॉलोइंग द लिस्ट टू मेजर प्रेशर इन द रेंज ऑफ 0 से 30 मेगा पास्कल।
0 से 30 मेगा पास्कल के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं बोर्डन गेज। तो बोर्डन गेज का यूज़ करते हैं किसके लिए? 0 से 30 मेगा पास्कल के लिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ मरकरी फील्ड यूट्यूब जो है, यूट्यूब मैनोमीटर, इसका यूज़ करते हैं हम लोग 50 mm Hg मरकरी तक, ठीक है, ऑफ Hg। उसी तरह मैकलाइट गेज का यूज़ करते हैं नियरली, अगर आपको लो प्रेशर मेजर करना है, वेरी लो प्रेशर मेजर करने के लिए, जो कि किस में होता है 10⁻⁻6 टॉर तक आप इसमें मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और डायफ्राम जो है लगभग 10 मिली बार से 40 बार तक आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और बोर्डन गेज का आपको बताया था, बोर्डन गेज का यूज हम लोग कितना तक कर सकते हैं? 0 से 30 मेगा पास्कल। सही आंसर क्या होगा इसका? बोर्डन गेज। नेक्स्ट, इन 3 फेज ट्रांसफार्मर द लोड करेंट इज 139.1 एम्पियर, सेकेंडरी वोल्टेज दिया हुआ, रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर पूछा है। तो रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर एस इक्वल टू क्या होता है? 3 फेज ट्रांसफार्मर √3 VL/IL, ठीक है। अब देखो VL आपको दिया हुआ है 415 लाइन वोल्टेज है, ठीक है, और लाइन करंट IL आपको दिया हुआ है 139.1 एम्पियर लाइन लोड करंट, ठीक है। तो एस इक्वल टू निकाल लो √3, VL आपको कितना है 415, लाइन करंट या लोड करंट 139.1, तो इसको करेंगे तो कितना होगा 99985.23 वोल्ट एम्पियर। तो आपका सही आंसर, इसको अप्रोक्स कितना लिखेंगे 100 kVA, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 100 kVA। नेक्स्ट है, एक कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम्स दिया हुआ है, इंडक्टेंस भी दिया हुआ है 100 माइक्रो हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर भी दिया हुआ। तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR इक्वल टू क्या होता है 1/2π√LC। अब इसी पे पुट कर दो, L दिया हुआ आपका, L कितना है 100 माइक्रो हेनरी है, 10⁻⁻6 हेनरी कर दो, और C को 100 पिको फैराड है, तो 100 × 10⁻12 पिको को फैराड में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो अब FR निकाल लो, FR इक्वल टू 1/2π√L पता है 100 × 100 और 10⁻⁻6 × 10⁻18। तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1.59 × 10⁻6 हट जाएगा, क्या हो जाएगा 1.59 × 10⁻6। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 1 एंगस्ट्रम कितना होता है? 1 एंगस्ट्रम जो होता है 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है। देखो 1 एंगस्ट्रम मतलब 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब देखो 10⁻⁻1 गुना 10⁻�9, तो इसी को क्या लिखेंगे 0.1 नैनोमीटर, 9 है तो नैनोमीटर, तो 0.1 नैनोमीटर। इस तरह से क्वेश्चन दिया। 5400 किलो जूल को किलोवाट में बदलना है, ठीक है। तो 5400 जिलो क्या चीज़ होगा, किलो जूल है, ठीक है। देखो किलो जूल है तो 5400 लिख देते हैं, 5400 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल है। तो इसको 5400 × 10⁻³ वाट सेकेंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो 5400 × 10⁻³ बाई, और वाट सेकेंड को क्या घंटे में बदलेंगे तो कितना होगा 3600, तो क्या हो जाएगा वो किलोवाट आवर, ठीक है, किलोवाट आवर। तो इसका क्या लिखेंगे, अगर इसको बदलेंगे तो 1.5 किलोवाट आवर होगा इसका आंसर, 1.5 किलोवाट आवर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5400 किलो जूल को क्या बदले, वाट सेकेंड में बदले हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ किलो वाट सेकेंड में, ठीक है, किलो जूल है ना तो किलो वाट सेकेंड, जूल को वाट सेकेंड लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये 10 SWG इलेक्ट्रोड यूजुअली ऑपरेट इन किस करेंट रेंज में ऑपरेट? SWG मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। तो जो 10 SWG होता है वो 95 से 135 एम्पियर के बीच में इसका रेंज यूजुअली ऑपरेट होता है, ठीक है। अलग अलग का अलग इलेक्ट्रोड, जो भी इलेक्ट्रोड हम लोग यूज़ करते हैं उसका करंट रेंज कितना होता है। जैसे 10 SWG तो 90 से या 95 से 135 के बीच होता है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड विल हैव लिस्ट डायमीटर, सबसे कम डायमीटर क्या होगा, स्टैंडर्ड वायर गेज दिया हुआ तो 20 SWG होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स द कन्वेंशनल वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यानी वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टू टर्न ऑफ द इन्वर्टर इन ऑर्डर टू स्टार्ट क्रिएटिंग पावर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 10 to 12 मिली सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ एक्सिलरी रोटर एट नो लोड, स्पीड ऑफ रोटर क्या होगा, एक्सिलरी रोटर एट नो लोड इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू ns2। अब देखो n इक्वल टू ns2 क्या हो गया, एक तो स्पीड ऑफ द मोटर हो गया, ठीक है, ns2 हो गया जो स्पीड ऑफ रोटर एट स्लिप। नेक्स्ट, what would be the synchronous speed when the road starter is armed with three phase winding connected to 4 pole and supply frequency of 50 Hz। तो डायरेक्ट फार्मूला पे है n इक्वल टू 120 F/P, वहाँ से निकाल लो ns इक्वल टू 120 F/P, तो 120 F50/P 4 दिया हुआ तो कितना होगा 30 यानी 1500 क्या हो जाएगा RPM, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ns। नेक्स्ट, what happen if the voltage of about 0.7 volt apply across the base and emitter of the NPN transistor, तो क्या होगा, small current will flow between the two terminals, क्या होगा इसका सही आंसर, आंसर बी होगा, small current will flow between two terminals। नेक्स्ट है what are the two standards that guide the method of calculating efficiency, जैसे क्या क्या है इसमें, what are the two standards that guide the method of calculating efficiency, उसको बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन यानी NEMA और IEC। IEC क्या होता है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। देखो दोनों का फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ, NEMA क्या होता है, इसको बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन या एसोसिएशन, और दूसरा जो होता है IEC उसको बोलते हैं इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द एल्युमिनियम मेटल, थर्मल कंडक्टिविटी किसका पूछ रहा है, एल्युमिनियम मेटल का, तो थर्मल कंडक्टिविटी कितना होता है 235 वाट पर मिली केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट के बारे में पूछा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका बोलता है इट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इन द साइकिल एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इंस्टेंटेनियस का मतलब ही होता है एट पार्टिकुलर टाइम पे कितना होगा वैल्यू ऑफ करेंट, अगर कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के बारे में पूछेगा तो क्या होगा, इट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इन ए साइकिल एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द यूटिलिटी फ्रीक्वेंसी, देखो यूटिलिटी फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछेगा तो इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाटमीटर जो है क्या करता है, किया जाता है किसके लिए, यूटिलिटी फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस M इक्वल टू क्या होता है, M इक्वल टू ZQ, तो क्या हो जाएगा M इक्वल टू ZQ, ऑप्शन 1। What would be the coil span if the span of the coil is reduced by electrical degree, तो coil span के बारे में पूछा है, तो coil span क्या होता है 90 डिग्री, coil span क्या होता है 180 माइनस अल्फा, यही हो गया आपका coil span, तो 180 माइनस अल्फा क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया। What is the use of anode in a water heater, वाटर हीटर में एनोड का क्या काम है, इट्स प्रोटेक्ट द टैंक फ्रॉम कोरोशन, ऑप्शन नंबर 1 इज इसका सही आंसर होगा। एनोड का काम क्या है वाटर हीटर में, इस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको,
टैंक को, किससे? क्रोशन से। क्रोशन मतलब जो भी जंग उंग लगता है उसको बचाने के लिए वाटर हीटर में हम लोग एनोड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, निम्नलिखित फलन की प्रकृति क्या है? yn दिया है, yn इक्वल टू yn-1 प्लस xn, तो ये जो है सबस्ट्रक्टर है। क्या है? सबस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइस दैट डज नॉट हैव गेट टर्मिनल, इसमें से किसमें गेट टर्मिनल नहीं होता है? एक डायक है, ट्रैक है, SCR है, फेट है। देखो फेट में भी गेट होता है, SCR में भी गेट होता है, ट्रैक में भी गेट होता है, लेकिन डायक में गेट नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डायक। तो डायक में जो डायक होता है उसमें क्या क्या टर्मिनल्स होता है? अगर डायक की बात करें तो डायक में सिर्फ 2 टर्मिनल होता है, एक एनोड और कैथोड होता है, लेकिन ट्रैक, SCR और FET में तीनों में गेट होता है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, द बैंडविड्थ ऑफ RF ट्यून्ड एम्पलीफायर डिपेंड्स अपॉन, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्यून्ड एम्पलीफायर होता है उसमें जो बैंडविड्थ होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो बैंडविड्थ हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? क्वालिटी फैक्टर ऑफ द ट्यून्ड आउटपुट सर्किट। तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ ट्यून्ड आउटपुट सर्किट पे डिपेंड करेगा किसका? बैंडविड्थ। तो क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू FR बाय बैंडविड्थ होता है ना, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। बैंडविड्थ किस पे डिपेंड करता है? क्वालिटी फैक्टर पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? C। तो दोस्तों टोटल 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और दोस्तों जो भी इस YouTube चैनल से जुड़ रहे हैं कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब भी किया कीजिए, ताकि इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से और नए नए टॉपिक पे आपको वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।